नमस्कार। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी बात की है तो वो है नई कैबिनेट, नए चेहरे और कुछ बड़े नामों का बाहर हो जाना। मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी की नई टीम सामने आ चुकी है, शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच एक नाम ऐसा है जिसकी गैर मौजूदगी ने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और वो नाम है बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी का इतना बड़ा ब्राह्मण चेहरा नए कैबिनेट में जगह नहीं बना पाया? क्या ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार था या फिर आगामी विधानसभा चुनाव का ट्रेलर? आज के इस खास एपिसोड में हम समझेंगे बिहार कैबिनेट का पूरा जातीय गणित, नई पीढ़ी की एंट्री, पुराने नेताओं की विदाई और सत्ता के भीतर चल रही रणनीति की वो कहानी जो आने वाले चुनाव की दिशा तय कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार बीजेपी में अगर लंबे समय तक किसी नेता को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखा गया तो उसमें सबसे प्रमुख नाम मंगल पांडे का है। संगठन से लेकर सरकार तक उन्होंने हर स्तर पर पार्टी के लिए काम किया। स्वास्थ्य मंत्री रहे, संगठन में मजबूत पकड़ रखी और हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी के तौर पर भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली। ऐसे में लगभग तय माना जा रहा था कि नई कैबिनेट पे उनकी जगह पक्की होगी, लेकिन जब मंत्रियों की सूची सामने आई तो मंगल पांडे का नाम गायब था और यहीं से शुरू हुई राजनीतिक चर्चाएं। क्या पार्टी उन्हें साइडलाइन कर रही है? क्या बीजेपी अब नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहती है या फिर ये पूरा मामला जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का है? दरअसल बीजेपी ने इस बार ब्राह्मण समाज से दो नए चेहरों पर दांव लगाया है। पहला नाम झंझारपुर से विधायक नीतीश मिश्रा और दूसरा बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी का है। इन दोनों नामों के सामने आते ही मंगल पांडे का राजनीतिक समीकरण कमजोर पड़ गया, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक ही जाति से बहुत ज़्यादा चेहरों को जगह देना दूसरे सामाजिक समीकरण को बिगाड़ सकता है और बीजेपी इस बार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिखी। बिहार में राजनीति का सबसे बड़ा सच है जाति। बिहार की राजनीति को अगर एक लाइन में समझना हो तो शायद सबसे सटीक जो बात होगी यही होगी। यहाँ सत्ता का रास्ता जातीय समीकरणों से होकर गुजरता है। चाहे कोई भी पार्टी हो, हर फैसला, हर टिकट, हर मंत्रालय जातीय संतुलन देखकर तय होता है और यही कारण है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया। सम्राट चौधरी ओबीसी समाज से आते हैं और बीजेपी पिछले कुछ सालों से लगातार और पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। अब जब कैबिनेट बनी तो उसी रणनीति को और विस्तार दिया गया। नई टीम में पिछड़े, अति पिछड़े, युवा, क्षेत्रीय चेहरों को प्राथमिकता मिली, यानी साफ संकेत आगामी चुनाव नई सामाजिक इंजीनियरिंग के साथ लड़ा जाएगा और इसी सामाजिक गणित में पुराने कुछ चेहरे को बाहर कर दिया गया। नई कैबिनेट में बीजेपी ने सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं बल्कि भूमियार और अन्य प्रभावशाली जातियों को भी साधने की कोशिश की। विजय कुमार सिन्हा को अहम जिम्मेदारी मिली, वहीं संगठन में सक्रिय नेताओं को भी मौका दिया गया। यानी पार्टी का संदेश साफ है, अब सिर्फ पुराने कद के आधार पर ही मंत्री पद नहीं मिलेगा बल्कि संगठन क्षेत्रीय प्रभाव और जातीय उपयोगिता भी मायने रखेगी। दिलचस्प बात यह भी है कि नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कायस्थ समाज का जो भी प्रतिनिधित्व
सरकार में था वो कमज़ोर पड़ गया और बिहार जैसे राज्य में जहां हर जाति अपनी हिस्सेदारी देखती है वहां ये बदलाव छोटे नहीं माने जाते। यानी साफ है, अब बात उस खबर की जिसने बिहार की राजनीति को सबसे ज़्यादा चौंकाया। जनता दल यूनाइटेड और उसके सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार लंबे समय से परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने हमेशा खुद को उन नेताओं से अलग दिखाया जो राजनीति को परिवार तक सीमित कर देते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल बदली हुई दिखाई दी। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से पहले उनकी पार्टी ने बेटे निशांत कुमार को सदस्यता दिलाई और फिर उन्हीं के सामने निशांत कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। ये तस्वीर बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि साल भर पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि नीतीश कुमार का परिवार सीधे सत्ता की राजनीति में दिखाई देगा। राजनीति के जो जानकार हैं इसे सिर्फ भावनात्मक फैसला नहीं मान रहे, बल्कि इसे जेडीयू के भविष्य की तैयारी कहा जा रहा है। यानी सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि अगला चुनाव कौन जीतेगा, सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की कमान किसके हाथों में होगी। अब अगर नए कैबिनेट के आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और साफ होती है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में नियम के मुताबिक अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नई टीम में बीजेपी के 16 मंत्री हैं, जिनमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हैं। जेडीयू के 15 मंत्री हैं, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 मंत्री, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1 मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1 मंत्री को जगह मिली है। यानी एनडीए ने सहयोगियों को भी साधने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में चुनाव सिर्फ चेहरों से नहीं बल्कि गठबंधन के सामाजिक जोर घटाव से जीते जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मंगल पांडे जैसे नेताओं को बाहर रखना दरअसल बीजेपी की नई रणनीति का हिस्सा है? राजनीतिक संकेत यही कहते हैं। बीजेपी अब बिहार में सिर्फ परंपरागत नेतृत्व पर निर्भर नहीं रहना चाहती, पार्टी युवा चेहरों को आगे लाना चाहती है। ऐसे नेता जो जातीय समीकरण के साथ साथ नई पीढ़ी से भी कनेक्ट कर सके। शायद इसी वजह से इस बार कई पुराने चेहरे बाहर हुए और कई नए नेताओं को एंट्री मिली। यानी बीजेपी अब अगला चुनाव नई टीम, नया संतुलन, नया संदेश के साथ लड़ना चाहती है। तो बिहार की नई कैबिनेट सिर्फ मंत्रियों की सूची नहीं है, ये आने वाले चुनाव की रणनीति है, जातीय गणित का नया अध्याय है और सत्ता के भीतर बदलते चेहरों का संकेत भी। मंगल पांडे का बाहर होना, नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री, नई जातीय इंजीनियरिंग और युवा चेहरों पर दाव, इनके सबके बीच राजनीति अब एक नया मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। अब देखना होगा क्या ये नई रणनीति एनडीए को आगे चलकर फायदा पहुंचाएगी या फिर पुराने नेताओं की नाराजगी नई मुश्किलें खड़ी करेंगी। क्या आप सोचते हैं क्या बीजेपी ने सही फैसला लिया या मंगल पांडे जैसे अनुभवी चेहरों को बाहर रखना भारी पड़ सकता है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ। फिलहाल आप NBC 24 के साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी थमता नहीं।